जहां तक जिस तरीके की अब तक मैं मीडिया में खबर देख रहा हूं और जिस तरीके के फैक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं, दो वो फर्स्ट हैंड सबूत मेरे सामने नहीं है, अदरवाइज मैं कुछ अच्छा रिजल्ट बता पाता। यानी आप कह रहे हैं कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। डॉक्टर देसाई, आपको भी ऐसा ही लगता है? दो चार मुद्दे क्लियर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की राय से थोड़ा अलग अपने आप को ये रखूंगा कि अभी तक हमारे पास सबूत वो है नहीं। डॉक्टर साहब फोरेंसिक एक्सपर्ट है, लेकिन दो तीन मुद्दे क्लियर कर लें। पहली बात, विज्ञान का विकास हुआ है, मेडिकल साइंस और फोरेंसिक साइंस मिलके जो पहले सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट था फिर हो गया साइकोफिजियोलॉजिकल। आपने साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों मिला दी, फिर जैसे डॉक्टर अक्कर साहब कह रहे थे आपने ब्रेन साइंस मिला दी। आज की एडवांस टेक्निक शायद और बेहतर है पहले से, तो ये तो एडवांसमेंट हुआ है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर गुप्ता से सहमत हूं कि कोर्ट में दुनिया में कहीं पर भी इसको फाइनल एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। मेरा विचार एक और है जो आम जनता के लिए, जो आपने चलते में जिक्र किया, मानसिक बीमारी हो, शराब की आदत हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, साइकोपैथिक पर्सोना हो या कुछ और स्थिति हो, तो हम पहली बात ये समझ ले, मानसिक बीमारी से ऐसी हिंसाएं बहुत कम होती देखी गई हैं। साइकोपैथिक पर्सनालिटी और क्रिमिनल लोग ऐसा करते हैं। तो ये जब कहा जाता है कि मेंटल व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, तो मानसिक रोगियों की तरफ हमारे एटीट्यूड बदल जाते हैं। साइकोपैथी में जैसे आपने कहा, महिलाओं की तरफ दुराचार रहा हो, शराब की तकलीफ रही हो, ये सारा कुछ हद तक इसमें पता चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सच में साइकोपैथ की बात यहां पर हो रही है कपिल कक्कड़ जी। जैसा कि कहा एलसी गुप्ता सर ने कि मुझे नहीं लगता कि किसी एक आदमी के ये बस की बात है। आपको लग रहा है ऐसा? और अगर जहां तक साइकोपैथ की बात आ रही है तो कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर एक शख्स ने ही बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया। देखिए, ये चीज़ हॉस्पिटल में हुई है और अगर इस आदमी को अगर ज्ञान होगा हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स वगैरह का, तो ये केपेबल है, इसने उसके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया हो, और जो भी उसके बाद जो भी सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह है वो मरने के बाद बॉडी पे किया हो, मतलब डेड बॉडी पे किया हो। ये मुझे ऐसा लगता है, ही इज दी ओनली वन। सेकेंडली, आप अगर देखेंगे कि इस तरह के जो साइकोटिक जो केसेस होते हैं, अगर ये वो है उसमें फॉल्व करता है, तो वो लोग जो अपना जो एविडेंस है ना आसपास का, वो स्कैटर्ड ही रहता है। मतलब वो लोग इतना पेन नहीं लेते इसको पूरा क्लीन करने का वगैरह। जिस तरह हमने न्यूज़ में सुना है, मीडिया में सुना है कि उसकी बॉडी नेकेड थी, लेग्स ऐसे खुली हुई थी, इधर मार्क थे, मतलब उसने कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ को मिटाने की कोशिश नहीं करी। अगर एक सूझबूझ वाला क्रिमिनल होता, मर्डरर होता, वो पूरी प्लानिंग से आता, वो एक एक एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता, जबकि इस केस में वो एविडेंस नहीं है। पर उससे और बड़ा सवाल होता है कि जिस तरह उन्होंने रूम को वो जो दीवार तोड़ने की कोशिश, रेनोवेशन प्रिंसिपल वगैरह आ जाए, अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो लगता है कि इसमें एक से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व है। बट अगर आप इसको इन आइसोलेशन देखें कि क्या एक आदमी ये बर्बरता कर सकता है, तो एक हॉस्पिटल में होते हुए, क्योंकि उसको पता है, उसको वहाँ की इन्वायरमेंट का पता है, उसको पता है, वो उसको वॉच कर रहा है, तो वो वाली चीज़ हो सकती है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो अब जैसे इनके ऊपर टेस्ट हुआ, तो जो पहले इन लोगों ने कल जो करा होगा वो दूसरे टेस्ट करे होंगे, जहां पे उनको वो ट्रुथ सर्मन के थ्रू उन्होंने इनसे कुछ चीजें पता करी होंगी। आज ये दूसरे टेस्ट करके, जैसे अभी हम यहाँ पे पॉलीग्राफिक कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स उस पे करेंगे। क्योंकि जब आप अनकॉन्शियसली या सेमी कॉन्शियसली आदमी को करते हैं, तो वो आपको सारे जो बातें बताता है, उसमें से कुछ बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी ड्रीम्स भी हो सकती है, फैंटेसीज भी हो सकती है, जो कि केस से रिलेटेड ना हो। तो उन चीजों को फिल्टर करने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट यूज किया जाता है। हमारे साथ एमएल शर्मा सर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एमएल शर्मा सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर, ये एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन किसी को दोषी ठहराने के लिए ये पर्याप्त नहीं होता। इस मामले में एमएल शर्मा साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है अब तक? क्योंकि वहां के फुटेज में वो आरोपी सेमिनार हॉल में जाता दिख रहा है। अगर उसकी साजिश थी या अगर वो इतना शातिर था, तो उसे अच्छी तरीके से पता था कि यहां पर हॉल में सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, वो पकड़ में आ जाएगा। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी पहली चैनल है। मैं पिछले 10 साल से टीवीज़ पे क्राइम रिलेटेड मैटर्स में अपीयर होता हूँ, जिसमें आपने सिर्फ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जिसमें डॉक्टर देसाई हैं
और दूसरे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता। अन्यथा क्या होता है कि चैनल्स अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए एक कांग्रेस का बुला लेते हैं, एक टीएमसी का बुला लेते हैं, एक बीजेपी का बुला लेते हैं, तो पॉलिटिशियन आके हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं और सारी डिबेट ही ख़त्म हो जाती है। तो पहले तो आप मेरी बधाई स्वीकार करें। दूसरा, अभी तक हम सब काइट फ्लाइंग कर रहे हैं इस मुकदमे के बारे में। मेरा 40-50 साल का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 20 साल सीबीआई में भी थे और ऐसे केस भी किए हैं। इसमें प्रियदर्शी मट्टू केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक कन्विक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन बहुत सिंपल है जी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फॉरेंसिक साइंस का यूज़ और दूसरा लेग वर्क ऑफ द डिटेक्टिव। सिर्फ फॉरेंसिक साइंस से ही केस नहीं खुलता है, हालांकि फॉरेंसिक साइंस बहुत मदद करती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भाग दौड़ करके दूसरा एविडेंस भी इकट्ठा करना पड़ता है। इस केस में सबसे पहले जो विक्टिम है उसके वैजिनल स्वैब का डीएनए मैपिंग कराना पड़ेगा। शायद हो रहा होगा, मुझे पता नहीं। अगर जो डीएनए एक आदमी का मिलता है तो एक ही रेपिस्ट है और वही किलर है, और अगर डीएनए एक से ज़्यादा का मिलता है तो फिर हमें जो दूसरे भागे हुए लोग हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी जी, और उनको पकड़ना पड़ेगा। अब ठीक है, ये जो जिसका सर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा सर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर बेटी के पोस्टमार्टम में एक और बड़ा खुलासा हुआ। आंख, मुंह और गाल पर चोट के निशान पाए गए, नाक और गले पर भी चोट के निशान मिले। चश्मे का शीशा डॉक्टर की आंख में घुसा हुआ था। प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे जख्म के निशान पाए गए थे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई है कि आखिर उस गुनहगार ने कितनी दरिंदगी की थी उस डॉक्टर बेटी के साथ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, आंख, मुंह और गाल पर चोट के निशान, नाक और गले पर भी चोट के निशान, चश्मे का शीशा डॉक्टर की आंख में घुस गया था। प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। अब ये बातें एलसी गुप्ता सर ये क्या बता रही हैं कि क्या ये एक शख्स का काम हो सकता है? देखो, जहां तक अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के फैक्ट्स जो मीडिया ने दिखाए उसके अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल है कि जितनी भी चोटें हैं वो सिर्फ मरने के पहले की हैं जी, और रेप भी मरने से पहले ही किया गया है। पोस्टमार्टम की एक भी चोटें, मरने के बाद की एक भी चोटें नहीं दिखाई गई हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये क्लियर हो जाता है कि मर्डर पहले नहीं किया गया, पहले रेप किया गया है और देर आफ्टर ओनली उसको किल किया गया। जब लेडीज अपने आप पे जब उसका रेप ही हो जाता है और फिर वो मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं तैयार होगी। एक आदमी एक लड़की को नहीं मार सकता जो खुद एक डॉक्टर है, 30 साल की से ऊपर की उम्र की है, फुली ब्लॉन्ड है। इस सिचुएशन में एक मिनिमम मैक्सिमम स्टेचर का आदमी अगर खली भी होगा तो शायद ही मार पाएगा। और इतनी चोटें वो हो सकता है कि काउंटर चोटें भी वो पहुंचाए मरने वाली, तो सामने वाले जो हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर इस वक्त समित सेन गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए। समित, इससे पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें भी कुल मिलाकर यही बातें थी। इसमें सीबीआई ने इसमें क्या नया पाया? देखिए, सीबीआई की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी जांच किया जा रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिला है जिसके हिसाब से सीबीआई कुछ सवाल सामने ला रही है। उस पर यह बताया जा रहा है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ पोस्टमार्टम की, उसमें कुछ जगह ऐसा है जो काफ़ी अस्पष्ट है, मतलब पोस्टमार्टम का डिटेल वीडियो नहीं है। ऐसा सवाल सीबीआई की तरफ से उठाया जा रहा है, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है। इसके साथ ही साथ जब ये घटना घटी और जिस समय बॉडी देखा गया और बीच में करीब 40 मिनट के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उस 40 मिनट देरी क्यों हुआ, ये सवाल सीबीआई उठा रहा है। इसके साथ ही
जब शाम के 4:20 से इंक्वेस्ट शुरू हुआ और फिर 5 बजे के बाद जाके पोस्टमार्टम हुआ और रात के 12 बजे के भीतर उसको मतलब क्रिमेशन करने का जो प्रोसेस है वो पूरा कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया। और हमने देखा कि पूरा ये जो प्रोसेस था इसमें पुलिस, भारी मात्रा में पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी। जिस समय रात के समय जब 8:30 बजे के करीब यहाँ से हॉस्पिटल से जब बॉडी लेके निकला गया घर की तरफ, उस समय उनके माता पिता, पीड़ित के माता पिता को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी की बॉडी पुलिस हॉस्पिटल से लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। उस बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गए जो रोकना चाह रहा था बॉडी को, कि बॉडी का हाईकोर्ट अगर खुलेगा तो फिर दूसरे दिन हाईकोर्ट पे जाकर बॉडी की रीपोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन वो समय पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। इतना जल्दी क्यों था, ये भी सवाल। एक सवाल जो निकलकर पहले दिन से ही सामने आ रहा है कि ये एक शख्स के बूते की बात नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। तो क्या जो वहां पर सीमेंट की बात हो रही है कि 151 ml वहां पर मिला है, इसकी डीएनए की जांच हो रही है कि क्या वो संजय का ही है या फिर किसी और का भी है? अगर किसी और का है तो वो किसका है, वो सीबीआई के लिए जांच का विषय है। देखिए, इसमें एक कंफ्यूजन है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे फ्लूइड कहा जा रहा है, वो सीमन है या फ्लूइड है, इसका फॉरेंसिक जो टेस्ट का रिपोर्ट वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो विशेषज्ञ है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या दरिंद्र की, क्योंकि स्मॉदरिंग और स्ट्रैंगुलेशन, एक तो मुंह दबाना और एक ही साथ गला दबाना और एक ही साथ रेप करना, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या कोई और था या फिर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से जिस प्रकार से संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, संजय रॉय को इतनी खुली छूट कैसे मिल गया? एलसी गुप्ता, क्या उनके साथ में और कोई कितना था? वक्त लगता है इस टेस्ट को आने में कि एक शख्स का है या फिर? देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड की कराने के लिए एक सेट प्रोसीजर होता है। जी जी। सबसे पहले एक मीडिया के अंदर, स्पेसिफिक मीडिया के अंदर वो सीमेन हो, चाहे ब्लड हो, चाहे और बॉडी फ्लूइड हो, उसको इकट्ठा किया जाएगा। देन सब्सिक्वेंटली इसको प्रिजर्व करते हुए इसको जहां डीएनए लैब होंगी वहां भेजा जाएगा। वहां इसको पहले डाइजेस्ट किया जाएगा प्रॉपरली और फिर उसके बाद में इसका तरीके से कितना वक्त लग जाता है टेस्ट करके, इसमें टाइम 1 दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 3 दिन में भी आ सकता है। 10 दिन हो गए सर। ठीक है, 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था। अगर इसको प्रेफरेबली भेज दिया गया होगा प्रेफरेंस के हिसाब से। एमएल शर्मा सर, आपने भी इसी का जिक्र किया, वो रिपोर्ट सबसे अहम मानी जाएगी, उसी से पता चलेगा कि ये एक आरोपी है या फिर इसमें और भी कई सारे दरिंदे इन्वॉल्व रहे हैं। प्रत्युष जी, आपने मेरी बात को काट दिया। सारे नहीं सर, मैंने काटा नहीं था सर, उस वक्त एक खबर आई थी। जी 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 जी। हाँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जी। ये काइट फ्लाइंग का कोई फ़ायदा नहीं है। डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि जो संजय जिसको पकड़ा गया है वो सही एक्यूज़ पकड़ा गया है नहीं, और डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि एक रेपिस्ट है या एक से ज़्यादा रेपिस्ट है। सो बस यही करना है। उसके अलावा बाकी सीसीटीवी का एविडेंस आ गया है, दूसरे आई विटनेसेस हो सकते हैं जिन्होंने उसकी प्रेजेंस वहाँ देखी हो शाम को, तो इसलिए ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर आप अभया केस के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ें तो ये उसी तरह से ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ऐसा मैं मानता हूँ कि ये हो रहा है। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि डीएनए सैंपल का टेस्ट हो जाए, उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि इसमें क्या सिर्फ एक आरोपी संजय ही शामिल था या फिर कोई और भी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे खबरों को बताएंगे मेरे सहयोगी चंदन, ओवर टू यू। जी शुक्रिया प्रत्युष। और बुलेटिन में अपने दर्शकों को दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। कोलकाता कांड में डॉक्टर बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी के सबूत, आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से